टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी जो आपको पेमेंट करता है सोर्स पे ही पहले टैक्स काट ले, उसके बाद जो रकम बचेगी वो आपको पेमेंट करेगा। इसी को बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इससे ये समझ में आता है कि जो आपको पेमेंट करता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से पहले टैक्स काटे फिर उसके बाद पेमेंट करे। हालांकि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कई तरह के सोर्स ऑफ पेमेंट हैं, सबकी चर्चा करना यहाँ संभव नहीं है। तो जो मुख्य सोर्स ऑफ पेमेंट हैं आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। सबसे पहला है सैलरी, यानी सैलरी जो आपको पे करता है, यानी आपका एम्प्लॉयर सैलरी पे करने के पहले जो अप्लीकेबल रूल्स हैं आपके इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से पहले टैक्स काट लेगा, जिसको टीडीएस बोलते हैं, और उसके बाद ही आपको पेमेंट करेगा। दूसरा सोर्स ऑफ पेमेंट है फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट, जो बैंक आपको पे करता है। यानी बैंक जब आपको इंटरेस्ट आपकी फिक्स डिपॉजिट पर पे करेगा तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि अदर देन सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपये हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए 1,00,000 रुपये हैं। यानी थ्रेशोल्ड लिमिट से यदि ऊपर इंटरेस्ट एक वर्ष में आपका होता है तो पहले वो 10% टीडीएस काट लेगा, उसके बाद जो इंटरेस्ट बचेगा वही आपके एफडी अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तीसरा सोर्स ऑफ पेमेंट है कि यदि आप किसी को कमीशन पे करते, कोई एम्प्लॉयर किसी को कमीशन पे करता है तो पहले 5% टीडीएस उस पर काट लेगा, उसके बाद ही जो रकम बचेगी वही कमीशन के फॉर्म में पे करेगा। चौथा है यदि आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर में दो तरह के कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, या तो इंडिविजुअल होंगे या अदर देन इंडिविजुअल होंगे। यदि आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको जो भी पेमेंट कर रहा है वो पहले 1% टीडीएस काटेगा, और यदि आप अदर देन इंडिविजुअल्स हैं तो 2% टीडीएस काटेगा। ऑफ कोर्स इसके एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है, इंडिविजुअल के लिए 30,000 रुपये पर एनम है, यानी पर फाइनेंशियल ईयर है, और अदर देन इंडिविजुअल के लिए ये 1,00,000 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर। यदि इस थ्रेशोल्ड लिमिट से यदि पेमेंट अधिक होता है तो जो पेमेंट कर रहा है वो पहले 1% और 2% टीडीएस काटेगा, उसके बाद ही पेमेंट करेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल फी या टेक्निकल फी। तो टेक्निकल फी में भी यदि 1,00,000 रुपये से अधिक एक फाइनेंशियल ईयर में होते हैं तो वो 10% टीडीएस काटेगा, उसके बाद जो रकम बचेगी उसी को वो पे करेगा। तो इन सारे जो सोर्स ऑफ पेमेंट हैं सबका टीडीएस कैसे बचे इसकी चर्चा करना संभव नहीं, तो आज हम केवल एक ही सोर्स ऑफ पेमेंट यानी फिक्स डिपॉजिट पे जो टीडीएस करता, फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर जो टीडीएस करता है उस टीडीएस से कैसे बचा जा सकता है इसकी चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो या ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं चर्चा कर रहा था कि आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर जो टीडीएस कटता है उसको आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से किस तरह से बचा जा सकता है। तो सबसे पहला जो तरीका है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अदर देन सीनियर सिटीजन्स के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपये है और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट 1,00,000 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और आपके एक फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 रुपये या उससे अधिक की इंटरेस्ट बनता है तो बैंक उस पर 10% का टीडीएस काटेगा और बाकी जो रकम बचेगा वही रकम आपके एफडी अकाउंट में क्रेडिट करेगा, और ये थ्रेशोल्ड लिमिट अदर देन सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपये है। अब मैं बात करता हूँ सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसी हिसाब से आप अदर देन सीनियर सिटीजन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के दिन में बैंक का जो सब कॉमन रेट चल रहा है फिक्स डिपॉजिट पे वो 7% के आसपास है। हमने माना कि जिस बैंक में आपके डिपॉजिट्स हैं उसका फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट 7% है। तो इस हिसाब से लगता है कि यदि 13 से 14 लाख के बीच यदि आप एक पर्टिकुलर बैंक में, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर बैंक में 13 से 14 लाख के आसपास यदि फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो जो एक वर्ष में जो इंटरेस्ट जो बनेगा वो करीब 1,00,000 के आसपास बनेगा। 1,00,000 से क्रॉस नहीं करेगा, ये 90,000, 95,000, 1,00,000 के आसपास बनेगा। इसका मतलब यदि एक पर्टिकुलर बैंक में आप 13 से 14 लाख के बीच आज के दिन में फिक्स डिपॉजिट जमा कराएं
तो उस बैंक को ये पता नहीं है कि आपके और कोई डिपॉजिट दूसरे बैंक में है कि नहीं। सो यह बैंक अपने बैंक में जो इंटरेस्ट बन रहा है उसके हिसाब से ही टीडीएस काटेगा। यानी इनको लगेगा कि आपके फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट 95,000 या 1 लाख से नीचे बन रहा है, इसलिए वो टीडीएस नहीं काटेगा। अब बात है कि दूसरे बैंक में फिर इसी तरह से आप 13 लाख 14 लाख यदि जमा करा दें तो उस बैंक को भी ये पता नहीं है कि आपकी और डिपॉजिट किसी और बैंक में है। सो वो अपने बैंक के हिसाब से जितना ब्याज बनता है उसके हिसाब से टीडीएस काटेगा। और इस हिसाब से यदि आपको मान लीजिए टर्मिनल बेनिफिट, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको टर्मिनल बेनिफिट 40 लाख के आसपास मिला, तो शायद 3 बैंकों में यदि इस 40 लैक्स को यदि आप बाइफरकेट कर दें तो शायद कोई भी बैंक आपका टीडीएस नहीं काट पाएगा, क्योंकि एक बैंक को ये पता नहीं है कि आपकी डिपॉजिट किसी और बैंक में भी है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि ये तरीका है टीडीएस से बचने का, न कि टैक्स से बचने का। टैक्स जितना आपका बनता है, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टाइम रिफंड या डिमांड जो भी होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या आपको रिफंड मिलेगा। एक चीज़ और जानना जरूरी है कि लोगों को लगता है कि टीडीएस कोई एक्स्ट्रा टैक्स है। फ्रेंड्स, ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। आप अभी कटाएं या बाद में कटाएं, जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, कुछ ऐसे भी टैक्स पेयर्स हैं या कुछ ऐसे भी रेसिडेंट या डिपॉजिटर्स हैं बैंक में जिनके की कुल जमा पूंजी बैंक में ही जमा है और उससे 2 लाख या 3 लाख का मान लीजिए ब्याज बनता है और उसी ब्याज के रकम के भरोसे वो अपने जीवन यापन करता है। लेकिन चूंकि बैंकों को आदेश है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि भाई 1 लाख या 50,000 रुपये से जैसे ही अधिक इंटरेस्ट बनता है 1 वर्षों में आप 10% टीडीएस काट लें। अब उस व्यक्ति को जिसकी 3 लाख की ही आय है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है, उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि टीडीएस काट लेता है बैंक तो मजबूरी में उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और उसके बाद वो रिफंड क्लेम कर सकता है। तो ये व्यवस्था केवल उन लोगों के लिए है जिनकी की टोटल इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। इस तरीके से आप को अपनी डिपॉजिट कई बैंक में रखना पड़ेगा, कई सारे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके बस का ये बात नहीं है कि आप 3 बैंक में 4 बैंक में डिपॉजिट रखें, आप चाहते हैं किसी एक पार्टिकुलर बैंक में सारे डिपॉजिट रखें, तो उस स्थिति में एक और तरीका है जिससे आप टीडीएस से बच सकते हैं। वो है फॉर्म 15G या 15H को जमा करना। फॉर्म 15G अदर देन सीनियर सिटीजन यानी जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है उनके लिए है, और 15H उनके लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो। यदि ये फॉर्म आप बैंक में जमा करते हैं तो बैंक जो भी टीडीएस होगी वो टीडीएस काटेगी नहीं। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले बताया कि टीडीएस का नहीं कटने का मतलब ये नहीं है कि टैक्स से बचना। टीडीएस नहीं कटने का मतलब है कि उस समय टीडीएस नहीं कटेगा और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस समय पता चलेगा कि आपको टैक्स का रिफंड मिलेगा या आपको और डिमांड के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। सो टीडीएस ना कटने का मतलब टैक्स से बचना नहीं है। अब सवाल है कि 15G या 15H सबमिट करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, यहाँ कौन कौन सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 15G है जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है और 15H है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। दूसरा कंडीशन है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि ये इंटरेस्ट इनकम की जो बातें हो रही हैं ये अदर देन अनलिस्टेड डिवेंचर से होनी चाहिए, बिकॉज जो अनलिस्टेड डिवेंचर्स की जो इंटरेस्ट इनकम का टीडीएस का प्रोविजन है वो बैंक की फिक्स डिपॉजिट के टीडीएस के प्रोविजंस के अलग है। इसलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट बनता है उसके प्रोविजन के हिसाब से। सो इसमें वो इंटरेस्ट ना जोड़ें जो आपको लिस्टेड डिवेंचर से मिलते हैं। और चौथा कंडीशन है कि आप पैन को जरूर मेंटेन करें, यानी आपके पास पैन होना चाहिए। पैन यदि नहीं होता है तो जो रेट मैंने 10% बताया वो रेट 20% के हिसाब से बैंक काट लेगी। तो इस बात का ख्याल रखते हुए पैन यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, यदि पैन नहीं है और आपके बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स हैं तो आप पैन को बनवा लें, सो दैट आपको भविष्य में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अब दूसरा सवाल है कि ये 15G या 15H हम बैंक में कैसे जमा। अच्छा, ये केवल बैंक में नहीं होता है, और भी सारे जो पेयर्स यानी म्यूचुअल फंड्स हैं या डिपॉजिटरीज हैं वहाँ यदि जमा कर सकते हैं तो वहाँ भी जो है टीडीएस, जैसे डिविडेंड मिलता है आपको उस पर टीडीएस कटता है। ऑफ कोर्स इसकी लिमिट कुछ बढ़ गई है अभी, तो यदि वहाँ लगता है कि डिविडेंड आपको काफ़ी आ रहे हैं तो टीडीएस वहाँ ना कटे, तो उसके लिए वहाँ भी आपको 15G या 15H फॉर्म जमा करना होगा। अब सामान्य तौर पर बैंक में या जो डिपॉजिटरीज हैं उसके पास आप
15G 15H फॉर्म जमा कैसे करें। ये जमा करने की व्यवस्थाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से है। तो आप दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप ऑफलाइन आप 15G या 15H फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? इसकी वैलिडिटी एक फाइनेंशियल ईयर होती है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इसकी वैलिडिटी होती है। यानी अभी यदि 1 अप्रैल 2026 को आपने यदि जमा कराया तो इसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2027 तक होगी, और यदि आपने दिसंबर 26 में जमा किया तो फिर भी इसकी वैलिडिटी मार्च 2026 तक होगी। यानी ये खत्म, इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है फाइनेंशियल ईयर जब समाप्त होता है। तो अब एक अगला सवाल होता है कि आखिर इसको जमा कब करवाना चाहिए, कब डिपॉजिट करना, कब सबमिट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपके डिपॉजिट्स पहले से हैं तो आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसको जमा करा दें, सो दैट कि अगले साल के दिसंबर तक ये वैलिड रहे। और यदि आपके पहले से बैंक में फिक्स डिपॉजिट नहीं है, इन बिटवीन किसी महीने आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और आपको लगता है कि इसका ब्याज जो होगा वो 50,000 या 1 लाख से अधिक हो जाएगा, तो आप फिक्स डिपॉजिट बनवाने के साथ साथ ही 15G या 15H फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं, सो दैट उस पर जो भी इंटरेस्ट बने उस पर टीडीएस ना कटे। फ्रेंड्स, ये मेरे विचार थे। मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ अपनी असहमति का कारण जरूर बताएं, जिससे कि मैं आने वाले वीडियो में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकूं और उसमें सुधार ला सकूं। थैंक यू।